ओके, हेलो स्टूडेंट्स। शेयर के ऊपर जो मेरा लेक्चर है, इसके पहले मैंने शेयर का एक स्मॉल सा छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जिसपे कि मैंने आपको कौन कौन से जनरल एंट्रीज पास होती हैं वो बताया, लेकिन वो भी मैंने उतना ही बताया जितना कि बेसिकली रिक्वायर्ड है। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां तक कि मैंने बताया था आपको कि कई सारे कंडीशंस होते हैं, कई सारे टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स के बेसिस पे आपके एंट्री वेरी करते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो उन्हीं टर्म्स के बारे में बातें करेंगे हम इसमें, यानी कि हम वो बेसिक टर्म्स बताएंगे जिसकी वजह से आपके एंट्री में चेंजेस आएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो एक टर्म बनता है वो हमारा बनता है कॉल्सिंग एरियर। एक टर्म बनता है हमारा कॉल्सिंग एडवांस। इसके बाद एक टर्म बनेगा हमारा सब्सक्रिप्शन। और एक टर्म बनता है फॉरफीचर। तो यहाँ आज हम इन चारों पे डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉल्सिंग एरियर के ऊपर। कॉल्सिंग एरियर क्या होता है? देखिए, अगर हम एरियर की बात करते हैं तो एरियर का मतलब होता है बकाया, ड्यू। कॉल्सिंग एरियर मतलब कि वो कॉल जो ड्यू है, जो पेमेंट नहीं हुआ है। शेयर के जब मैंने इंट्रोडक्शन दिए थे तो मैंने ये बात बताया था आपको कि शेयर क्या होता है, वो कैपिटल के स्मॉल स्मॉल पार्ट होते हैं, और वो स्मॉल पार्ट वेरियस पीपल द्वारा, वेरियस इन्वेस्टर द्वारा परचेज किए जाते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास 10,000 शेयर हैं किसी कंपनी के हमारे यहाँ, और इन 10,000 शेयर को ए ने, बी ने, सी ने, डी ने और ई ने परचेज किया है। ओके, वन बाय वन देखते हैं कितना कितना लिया है। तो ए ने डिमांड किया 2000 शेयर के लिए, तो इनके पास 2000 शेयर का है। इन्होंने 3000 डिमांड किया, इनके पास 3000 है। इन्होंने 1000 डिमांड किया, इनके पास 1000 है। फिर डी ने डिमांड किया 2000, तो इनके पास 2000 है, और ई ने डिमांड किया भी 2000, इनके पास टोटल 10,000 शेयर हो गए। देखिए 2 3 5 1 6 2 8 2 10। तो ये 10,000 शेयर हैं। ये हमारे पास 5 इन्वेस्टर्स हैं, 5 नहीं 5 इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने लोग आपका शेयर परचेस करना चाहते हैं। बट मेरे इस एग्जांपल में 10,000 शेयर जो कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके 10,000 शेयर्स को इतने लोगों ने परचेस कर लिया एप्लीकेशन के थ्रू। अब मैंने एक पॉइंट और बताया था कि इन शेयर्स के ऊपर पैसा मांगा जाता है 4 कैटेगरी में, 4 स्टेजेस में, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, फाइनल कॉल पे। तो अगर किसी कॉल का अमाउंट या जब कोई कंपनी आपसे पैसा मांगता है, लीग कंपनी पैसा क्यों मांगेगा आपसे? क्योंकि आपने उनका शेयर परचेस किया हुआ है। उस टाइम पे कंपनी आपसे पैसा मांगेगा। क्यों मांगेगा? ताकि उस पैसे को वो यूटिलाइज कर सके अपने यहाँ बिजनेस को ऑपरेट करने में। तो अगर कंपनी पैसा मांगता है आपसे और आप उस पैसे को नहीं दे पाते हैं तो वो काउंट होता है एरियर। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 10,000 शेयर के ऊपर हमने फर्स्ट कॉल का क्लेम किया, कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा। कितना मांगा? फर्स्ट कॉल मांगा है आपसे एट द रेट ऑफ ₹2। तो देखा जाए तो 10,000 पे 2 रुपीज की रेट से 20,000 कंपनी ने मार्केट से डिमांड किया। ए बी सी डी ई 5 इनके इन्वेस्टर हैं, इसमें से सबने पेमेंट कर दिया। इन्होंने पेमेंट किया, इन्होंने पेमेंट किया, इन्होंने पेमेंट किया, इन्होंने पेमेंट किया, लेकिन सी पेमेंट नहीं कर पाया। अब क्यों नहीं कर पाया? वो सी का हेडेक है, उसके पास पैसा नहीं था या वो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, जो भी रीजन है, बट सी पेमेंट नहीं कर पाया। उस केस में क्या होगा? तो सी ने कितना पेमेंट नहीं किया? सी के पास 1000 शेयर है, कंपनी ने 2 रुपए मांगे हैं, तो सी ने 1000 into 2 यानी कि सी ने 2000 का पेमेंट नहीं किया।
यानी कि ये हमारा 2000 क्या हो गया, एरियर। वैसे ही हो सकता है ए ने पेमेंट न किया हो सकता है बी ने पेमेंट न किया हो सकता है डी ने पेमेंट नहीं किया हो। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसा होता है कि ये बताया जाता है कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर जिसपे कि कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। अब जरूरी नहीं है कि वहां पे हम नाम दें, वहां पे क्वेश्चन में आपको नंबर्स ऑफ शेयर भी मिल सकते हैं कि 10,000 शेयर का डिमांड किया गया जिसमें से 400 लोगों ने पेमेंट नहीं किया। 400 लोगों ने मींस व्हाट, 400 शेयर का पेमेंट नहीं आया, तो हम उस 400 शेयर को उस रेट से मल्टीप्लाई करके एरियर के नाम से शो कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ए ने नहीं इस बार पेमेंट बी ने नहीं किया, सी ने पेमेंट कर दिया, तो अब बी की बात करेंगे तो हमारा एरियर कितना आ जाएगा, हमने मांगा है 2 रुपए के रेट से, तो 3 into 2 6,000, यानी कि 6,000 का इस बार हमारा एरियर हो गया। वैसे ही जितने शेयर पे आपका अमाउंट रिसीव नहीं होगा वो हमारा एरियर काउंट हो जाएगा। तो अगर एरियर और अच्छे समझना है तो सिंपल सा एग्जांपल है, एक और समझ सकते हैं कि सपोज दैट अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों से 1000 महीने की फीस ली जाती है और उन 50 बच्चों का कलेक्शन बराबर तो हो नहीं सकता। तो सपोज दैट 40 बच्चों ने फीस पे किया, 10 बच्चों ने फीस पे नहीं किया, तो जिन 10 बच्चों ने फीस नहीं पे किया वही अनपेड फीस ही हमारा एरियर काउंट हो जाएगा। यानी कि उस महीने उस स्कूल का या उस कोचिंग का 10 बच्चों का फीस एरियर होगा। अब वो एरियर कम मिलेगा या कम नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट हमारा पॉइंट एरियर को लेकर था, तो ये हमारा कॉजिंग एरियर होगा और इनका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें ट्रिक वाला वर्ड ये है कि चाहे एरियर हो या एडवांस हो, इन दोनों का ट्रीटमेंट हमेशा रिसीव के टाइम पे ही होगा। यानी कि हम जब रिसीव की एंट्री पास करेंगे तब तक हमें ये टर्म्स देखने को मिल सकते हैं, यानी इनका जो इम्पैक्ट है, इनके एंट्रीज के जो चेंजेस हैं वो हमें रिसीविंग के टाइम पे मिलेंगे। या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जब एंट्री में बैंक वर्ड इन्वॉल्व होगा तभी हम इनका इम्पैक्ट देखेंगे और इनकी एंट्री पास आउट करेंगे। तो अब बारी हमारे पास एडवांस का है। जैसे एरियर का मतलब बकाया होता है, वैसे ही एडवांस का मतलब पहले से ही फीस पे कर देना होता है। अगर एक उसी का एग्जांपल लेते हैं कि 50 बच्चे हैं और सबसे फीस मांगी गई एक मंथ की पर्टिकुलर, लेकिन 10 बच्चे ज्यादा पैसे वाले हैं, उन्होंने कहा बार बार कौन फीस जमा करने जाएगा, उन्होंने सारा पैसा उठा के एक साथ जमा कर दिया। यानी कि अगर 10 महीने पढ़ाई होती है, 12 महीने पढ़ाई होती है, तो उन लोगों ने 12 महीने का पैसा ही पहले जमा कर दिया, दैट इज एडवांस, यानी कि एडवांस पेमेंट हो चुका है। तो हमारे एग्जांपल में जो हमारे पास 5 इन्वेस्टर हैं, इनमें से जो सी है ना, ये सी बहुत पैसा इनके पास है, हालांकि उनके 1000 शेयर लिया है, बट कितना कैपेबल है कि वो सारा का सारा फीस शेयर का प्राइस पूरा का पूरा पे कर सकता है। तो अगर इनसे कॉल मांगा गया कि भाई आप पेमेंट करो, आप पेमेंट करो और आप सब पेमेंट करो, तो सी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया, लेकिन सी ने सेकंड कॉल का भी पैसा एडवांस दे दिया। सेकंड कॉल मान लीजिए 2 रुपए का था, आपके पास जो सेकंड कॉल है तो सबसे वो भी 2 रुपए का है, तो सबने तो अपना पेमेंट किया 2 रुपए के रेट से, लेकिन सी ने पेमेंट किया है 2 रुपए ये प्लस 2 रुपए ये, 4 रुपए के रेट से इन्होंने पेमेंट कर दिया आपको 4000। तो हम लोग इस 4000 में से जो 2000 का एडवांस यहां शो करेंगे। तो एडवांस का मतलब हो गया जब आपको पहले से ही एडवांस पैसा मिल जाता है। इसके केस में आपको इनको एडजस्ट करना पड़ता है, एरियर का भी बकाया बाद में मिलता है, तो जब ये पेमेंट करेंगे तो उससे मैं रिसीविंग के पास कर लेंगे और इनके एडवांस को हम नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि अगर सी ने सेकंड कॉल पैसा पहले दे दिया है, तो जब सेकंड कॉल करने जाएंगे ना तो सबसे पैसा रिसीव करेंगे, लेकिन सी का पैसा रिसीव करने के बजाय एडजस्ट करेंगे। क्यों एडजस्ट करेंगे? क्योंकि सी ने अपना पैसा फर्स्ट कॉल पे ही दे दिया था। इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास एरियर और एडवांस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इन दोनों का इंपैक्ट हमारे पास रिसीव के समय ही देखने को मिलता है। तो रिसीविंग के समय ही एक्स्ट्रा पैसा आना है या कम पैसा आना है, जो भी आना है वो आएगा, लेकिन ड्यू सबसे करेंगे। आप उसी स्कूल का एग्जांपल लीजिए, अगर 10 बच्चों ने फीस पहले ही पे कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मांगा नहीं जाएगा,
क्योंकि वो हमेशा स्कूल में क्या होता है, जनरल अनाउंसमेंट होता है, सारे बच्चे फीस जमा कर देंगे, इस तारीख तक सबका फीस जमा हो जाना चाहिए। उस टाइम कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेने वाला है किसी बच्चे का कि हाँ तुम नहीं करो या तुमने कर दिया है, तुमने 10 लोगों ने कर दिया है तुम मत करना, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। हाँ, जिसने एडवांस जमा कर दिया वो नहीं जमा करता है, जिसने जमा नहीं किया है वो जमा कर देता है फीस करके। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है, शेयर केस में भी वही चीज होने वाला है। जब जब कंपनी पैसा मांगेगा तो सबसे मांगेगा, उसको इससे मतलब नहीं है कि किसने एडवांस दिया था, किसका एरियर बकाया है। जिसका एरियर बकाया है वो खुद अपनी स्वेच्छा से सारा पैसा बकाया राशि जमा कर दे, और जिसका नहीं है वो जिन्हें एडवांस दे दिया है वो जमा करे, उनका कॉल है वो। और एरियर का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कॉल का एरियर पे नहीं की तो सेकंड कॉल का पे करके कंटिन्यू हो जाएगा। जब भी पेमेंट आएगा हम उसको हमेशा फर्स्ट कॉल का पहले मान लेंगे और सेकंड कॉल का तब ड्यू मान लेंगे फिर। तो हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन एरियर एक बार बकाया है तो नेक्स्ट कॉल में उसको बकाया माना ही जाता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट कॉल को ना देकर हम सेकंड कॉल का पैसा दे दें, या अलॉटमेंट का पैसा न दे करके हम फर्स्ट कॉल का पैसा दे दें, क्योंकि हमेशा पेमेंट कंटिन्यूटी में ही काउंट होता है। ओके, ये हमारा था एरियर एंड एडवांस। हम इनका जो अदर न्यूमेरिकल इंपैक्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट है सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी इस क्वेश्चन का यानी शेयर के टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है? क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन के लेवल को लो या हाई करने की कैपेबिलिटी रखता है सब्सक्रिप्शन। यानी अगर हमको न्यूमेरिकल को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, टफ बनाना है, तो मैं सब्सक्रिप्शन के साथ ही गेम खेलूंगा, तभी वो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी सब्सक्रिप्शन होना अपने आप में आपके न्यूमेरिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब आई होप मैंने बताया है आपको और आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब से लिया गया है। सब्सक्राइब का मतलब ये हुआ कितने लोगों ने याचना दिया है, कितने लोगों ने मांगा है। हमेशा कंपनी शेयर इशू करता जरूर है, बट कितने पब्लिक ने डिमांड किया है, दैट्स नोन एज सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल लीजिए, एक कंपनी इशू करता है अपना शेयर 1 लाख शेयर इशू करता है मार्केट में, लेकिन लेने वालों ने डिमांड कर दिया है 1,50,000 शेयर का और 80,000 का डिमांड किया है। तो these demanded share is known as a subscription। सब्सक्रिप्शन का मतलब वही है कि कितने लोग पब्लिक मांग रहे हैं। इसके पहले एग्जांपल में मैंने ABCDE कहा था, अगर वो ABCDE की जगह FB आ गया शेयर मांगने के लिए तो वो भी सब्सक्रिप्शन में काउंट हो जाएगा। अब किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है, तो कंपनी का कॉल होता है वहां पर। तो सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन की 3 स्टेज मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन के 3 स्टेज मिल जाते हैं आपको। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है इक्वल सब्सक्रिप्शन, और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर का मतलब होता है लेस, यानी कि इशू शेयर एंड अप्लाइड शेयर। इशू शेयर एंड अप्लाइड शेयर। इशू शेयर अप्लाइड शेयर। ओके, इशू शेयर मतलब कितना इशू किया गया, अप्लाइड मतलब कितने लोगों ने कॉल किया आपसे शेयर खरीदने के लिए। तो मान लीजिए कि आपने 1 लाख शेयर इशू किया और अप्लाइड किया केवल 80,000 लोगों ने, तो आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन कम लोग का आया है। अप्लाइड मतलब एप्लीकेशन आना, कम लोगों का एप्लीकेशन आया है, तो इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन।
और अच्छे समझ में आते एग्जाम्पल वापस स्कूल का लेते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ सकते हैं, कि स्कूल की सीट 100 बच्चों की है, लेकिन 80 बच्चों ने एप्लीकेशन जमा किया है, यानी कि 100 लोग तो पढ़ सकते हैं लेकिन 80 बच्चों का ही एप्लीकेशन आया है एडमिशन के लिए, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी अंडर एप्लीकेशन है वो, कम बच्चे आए हैं। तो जितने बच्चे आए हैं सबको सीट दे दी है कि सब आराम से पढ़ेंगे। नॉर्मली प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादातर यही देखने को मिल जाता है कि सीटें ज्यादा होती हैं और बच्चे कम आते हैं, इसलिए वहां पे एंट्रेंस का ज्यादा हेडेक नहीं पालते, छोटा सा एंट्रेंस लेते हैं, छोटे से क्वेरी कर लेंगे और सबको एडमिशन नॉर्मली मिल जाता है। इक्वल सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया अगेन जितनी सीटें हैं यानी कि जितना इशू हुआ है उतने लोगों ने ही शेयर परचेस करने के लिए आपको एप्लीकेशन जमा किया है, तो इक्वल हो गया। और यहां पे मान लीजिए 1 लाख शेयर इशू किया गया था लेकिन 120 लोगों का एप्लीकेशन आ गया। ये ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलता है कि हम लोगों ने सीट, हमारे पास 100 सीटें हैं लेकिन 150-200 फॉर्म आ गए बच्चों को पढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी ओवर एप्लीकेशन आ गया है। अब उसमें क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एंट्रेंस लेंगे, एंट्रेंस के बाद बच्चों को कट छट करेंगे, इसके बाद जो सुटेबल कैंडिडेट होंगे 100 बच्चों को सीटें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। तो शेयर भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे एक कॉलेज में 100 सीट में 100 बच्चे ही बैठ सकते हैं ना, वैसे ही कंपनियों में भी होता है, जितने शेयर इशू करेंगे हम उतना ही दे सकते हैं, उससे एक शेयर भी एक्स्ट्रा हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शेयर ही नहीं देने के लिए। ये तो वही बात हो गई ना कि एक शॉप पे गए, वहां 10 टॉयज रखे हुए हैं, 12 लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो एक्स्ट्रा 2 टॉय कहां से लेकर के आएगा भाई? 10 टॉय है तो 10 टॉय ही बेच सकता है ना बंदा, 12 टॉय ला नहीं सकता कहीं से। तो वो चीजें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। तो अगर न्यूमेरिकल जब बनता है ना अंडर सब्सक्रिप्शन इक्वल सब्सक्रिप्शन का, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड इक्वल सब्सक्रिप्शन दोनों में न्यूमेरिकल का बेस इजी होता है, इसमें टेक्निकलिटी नहीं आता है। हाँ, जो एरियर और एडवांस है वो तीनों कंडीशन में आ सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। एरियर एंड एडवांस तीनों कंडीशन में आ सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो टफनेस बोलते हैं हम लोग बोलते हैं कि बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया है, बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, द कंफ्यूजन, द टफनेस, ऑल द थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन योर ओवर सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया। एक्स्ट्रा पैसा कितना एक्स्ट्रा आया है? 20 शेयर के ऊपर 20,000 शेयर के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा आ गया। अब इस एक्स्ट्रा पैसे को यूज करना होता है। नाउ यूजिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनीज डायरेक्टर, विल बी डिसाइडेड बाय द कंपनीज ऑर्गेनाइजर। अब अगर हम इसको और डिस्क्राइब करेंगे ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन के अलग क्राइटेरिया बन जाएगा फिर, क्योंकि इनको एडजस्ट करने के फिर 3 तरीके हो जाते हैं, इनको एडजस्ट करने के 2 से 3 तरीके हो जाते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल सपोर्टिव हो जाता है फिर वो। तो हम इसकी टेक्निकलिटी के डिस्कशन करेंगे तब जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि अंडर रो क्या होता है, इक्वल सब्सक्रिप्शन क्या होता है एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब ये हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के ऊपर तो एक लेक्चर या एक टॉपिक या हम ये कहेंगे छोटा सा व्यू हम आपको देंगे इसके ऊपर भी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल टर्म स्टार्ट करने से पहले ना मैं इस टॉपिक को और क्लियर करूंगा आपको ओवर सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि मुझे इसमें और एग्जांपल देने पड़ेंगे ताकि आपको ये पॉइंट समझ में आ जाए। और अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये मान के चलिए कि आपने 60% शेयर के प्रॉब्लम का हेडेक सॉल्व कर दिया। फिर आप चाहे 12th में हो, चाहे बीकॉम का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएस की तैयारी कर रहे हो, ये ओवर सब्सक्रिप्शन अपने आप में एक बड़ा टर्म है और इसका समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अब सबसे बाद में आता है आपके पास फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर का मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं हरण करना। हरण ये हिंदी वर्ड है, थोड़ा सा कमर्शियल में आएंगे तो बोलेंगे हिंदी में जब्त करना। जब्त करना, अपने पास रख लेना। फॉर फ्यूचर टर्म आता कब है? जब आपके पास एरियर होता है तभी फॉर फ्यूचर टर्म आता है। यह बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी जब तक एरियर नहीं होगा फॉर फ्यूचर की बात नहीं आ सकती है। अब इन दोनों में क्या लिंक है? तो फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जो लोग पेमेंट करने में असमर्थ हैं, जो आपको पे नहीं कर पा रहे हैं बार बार मांगने के बाद,
हम उनके शेयर को वापस ले लेते हैं, इसको बोलते हैं फॉरफिट कर लेना, शेयर को फॉरफिचर कर लेना। ओके, तो हम इस पे भी डिस्कशन अच्छा खासा करेंगे। तो एटलीस्ट हमारे 2 लेक्चर ऐसे तैयार होने वाले हैं जो ओवर सब्सक्रिप्शन को डिसाइड करेगा और फॉरफिचर डिसाइड करेगा। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके।